गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया था, उसको लेक्चर के एंड में हम लोग करेंगे, है ना। पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला हम लोग लॉ देखते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। मैंने इसको समझाया है। जैसे मान लो A प्लस बी मिलकर के अगर C का फॉर्मेशन कर रहा है, तो देखो जिसको हम लोग एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, LHS पे लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जो एरो के RHS पे होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो A और B रिएक्ट करके C बना रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि A और B का जितना मास है, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो C का मास उतना ही होगा। ठीक है, लाइक एग्जांपल लिया है H2 plus half O2 is forming H2O। तो यहाँ H2 कितना था, 2 ग्राम। यहाँ पे कितना था ऑक्सीजन, 16 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम है। तो फाइनली H2O कितना बन रहा है, 18 ग्राम। तो जितना मास रिएक्टेंट का कंज्यूम होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का मास फॉर्म होगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन ये कब, जब रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। अदरवाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन इन ए क्लोज्ड कंटेनर। कंटेनर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ओपन कंटेनर अगर होगा तो कुछ ना कुछ मास क्या हो जाएगा। अगर मान लो कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो गैस एस्केप कर जाएगा। तो हम लोग इसलिए क्या बोल रहे हैं कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, बट द कंडीशन इज इट शुड बी इन ए क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग कैसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ये तो आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। आपसे स्कूल में पूछा जाएगा, स्कूल में ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो तुमको क्या बताना है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज मास रिमेन्स कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। नोट करके मैंने एक बात लिखा है कि लॉ नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस वेयर मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। हमको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं E=mc² से, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहां तो मास क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। सेकंड इज लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इट इज गिवन बाय जोसेफ फ्रॉस्ट। यहाँ क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। व्हाट इज फिक्स्ड कंपोजिशन, इसको समझना। जैसे हमने कंपाउंड लिया CO2, तो CO2 में मास परसेंट जो कार्बन का है वो कितना होगा, एक कार्बन है 12 ग्राम, टोटल मास ऑफ CO2 इज 44, तो 12/44 into 100, मास फ्रैक्शन into 100, ये हम लोग सीख चुके हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 32/44 into 100। तो इनके जो मास का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:8। तो ये जो रेशियो होगा, जब भी CO2 का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो किसी भी मेथड से हो या किसी भी सोर्स से CO2 को लिया गया हो, उनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। वो कितना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का CO2 में मास रेशियो हमेशा कितना होगा, 3:8 ही होगा। या इसको देखो हम लोग कैसे लिख देते हैं कि मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड irrespective of method of preparation and source from which it is collected. Like CO2 की जगह पे हम लोग वाटर के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर वाटर का मान लो हम लोग फॉर्मेशन करें, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे वाटर का फॉर्मेशन होता है। लाइक इट कैन बी फॉर्म ड्यूरिंग ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। या हम लोग इसका फॉर्मेशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या और भी रिएक्शन है जहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी तरीके से तुम उसको फॉर्म करो, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन किसी भी तरीके से हो, या किसी भी सोर्स से लिया जाए। जैसे मान लो वाटर की ही बात करें, तो अगर हम लोग टैप से वाटर लें, या रिवर का वाटर हो, या किसी कुएं से पानी लें, कहीं से भी पानी ले रहे हैं, पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो होगा वो भी हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है ना। दैट इज वहां पे क्या होगा, H2O। तो H2O मतलब कितना दिख रहा है, 2 हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। तो 1:8 के रेशियो में हमेशा वो कंबाइन करेंगे। इसमें मैंने नोट करके एक बात लिखा
ही है कि व्हेन वी अप्लाई दिस लॉ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर आइसोटोप डिफरेंट हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एंड हैविंग सेम, मतलब ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि मास नंबर तो क्या होता है डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अगर तुमने H2O की जगह D2O ले लिया तो डेफिनेटली मास चेंज हो जाएगा। तो आइसोटोप्स क्या होने चाहिए इसमें, सेम होने चाहिए। क्लियर है होपफुली। थर्ड जो है इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको देखो मैं एक बार समझाता हूँ तुमको, एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ लो। When two elements combine to form more than one compound, then the mass of one element that combines with fixed mass of other element bears a simple ratio। अब इसको देखो एग्जांपल्स के फॉर्म में मैं समझाता हूँ, फिर वापस से हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। कि मान लो दो एलिमेंट्स जो था, टू एलिमेंट्स दैट इज C एंड O, कार्बन ऑक्सीजन लिया हमने। तो अगर मान लो कार्बन ऑक्सीजन से हम लोग एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन का तो दोनों में एक ही एटम है, मतलब मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड दैट इज 12 ग्राम। तो मास ऑफ जो ऑक्सीजन होगा इन बोथ द कंपाउंड्स वो हमेशा सिंपल रेशियो में होगा, यानी कि नेचुरल नंबर्स में होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16:32, मतलब 1:2 का रेशियो में, ठीक है। या सिमिलरली हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो इफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके हम लोग क्या बना रहे हैं, NO बना रहे हैं, NO2 बना रहे हैं, N2O5 बना रहे हैं। तो इसमें ध्यान देना कि मास ऑफ नाइट्रोजन को हम किसी एक का मास को फिक्स करना होगा, तो दूसरे का जो मास का रेशियो होगा डिफरेंट कंपाउंड्स में वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स में होगा। तो मान लो इसमें अगर हम लोग नाइट्रोजन को फिक्स करें तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम, यहाँ भी कितना है 14 ग्राम, लेकिन यहाँ पे अगर N2O5 में बात करें तो दो नाइट्रोजन होगा तो इट विल बी 28 ग्राम। तो इसको भी कितना होगा करना होगा 14 ग्राम, तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसका 14 तो इसका भी 14 हो गया, तो ये भी हाफ हो जाएगा मतलब 40। तो ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन हो गया ऐसा एलिमेंट जिसका मास क्या था, फिक्स था। तो ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 16:32:40, दैट इज 2:4:5। इट इज इन रेशियो ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब डेफिनेशन वापस से पढ़ो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि when two elements combine to form more than one compound, more than two elements combine to form more than one compound, then the mass of one element, that is oxygen here, that combines with fixed mass of other element, that is carbon here, bears a simple ratio. Mass of one element that combines with fixed mass of other element bears a simple ratio, मतलब ये हो गया फिक्स्ड मास वाला कार्बन, तो जो ऑक्सीजन है उनके मास का रेशियो भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, एंड दैट विल बी ए सिंपल रेशियो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देयर आर थ्री लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे लिख के इसको कंटिन्यू करता हूँ। Fourth law is law of reciprocal proportion. It is given by Richter. इसमें देखो क्या है, स्टेटमेंट में पहले पढ़ देता हूँ। इसमें क्या है, when two elements combined with fixed mass of third element, the mass ratio of both elements is either same or bears a simple ratio with the mass ratio of both elements when combined directly with each other. काफी टिपिकल स्टेटमेंट्स हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से तुम उसको दिमाग में सेट कर सकते हो। और स्टेटमेंट तुमको एग्जाम में रिटन फॉर्म में याद भी होना चाहिए, ताकि वहां पे लिखने के बाद व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो अपने को दिमाग में रहे। मैं इसको देखो इस तरीके से थोड़ा एलाबोरेट किया है, इसको कैसे समझ सकते हैं। तो पहला चीज है कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि थ्री एलिमेंट्स हमको कंसिडर करना है। तो थ्री एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड, मान लो एक हमने ले लिया कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हाइड्रोजन। इन तीनों से एक एक कंपाउंड बन रहा है। कार्बन ऑक्सीजन से CO2 बना दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O बना दिया, कार्बन हाइड्रोजन से CH4 बना दिया, ठीक है। अब एक एक स्टेप समझो। सेलेक्ट टू एलिमेंट्स, इनमें से कोई दो एलिमेंट्स को समझ लेते हैं हम लोग। मान लो हमने ले लिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बचा कौन, कार्बन, दैट इज द थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट कौन सा हो गया, कार्बन। When both elements reacted separately with a third element,
व्हेन बोथ एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स सेपरेटली, मतलब हाइड्रोजन एक बार रिएक्ट करेगा कार्बन से और ऑक्सीजन एक बार करेगा रिएक्ट किससे, कार्बन से। तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना दिया जो हमने वहां लिखा है, कार्बन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना दिया, CH4 बना दिया जो हमने लिखा है। अब ध्यान दो कि यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32, यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4। कार्बन के साथ जो दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे और अलग अलग कंपाउंड बना रहे थे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इनका मास कितना 32 4, मतलब ये रेशियो कितना हो गया 8:1। तो मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज कितना 8:1। अब ध्यान दो कि अगर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाए, तो व्हेन बोथ एलिमेंट्स कंबाइन डायरेक्टली, तो जैसे हमने कंबाइन बना दिया, एक तो H2O बना दिया या फिर H2O2 बना दिया, तो मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इसमें कितना देखने को मिलेगा। तो इसमें देखो ये 2 होगा, ये कितना होगा 32 होगा। तो ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन यहाँ चुकी लिया है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32:2। दैट मींस इट विल बी 16:1। यहाँ अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 16:2, मतलब 8:1। तो यहाँ भी कितना था 8:1 और यहाँ भी कितना है 8:1, या दूसरे कंपाउंड में कितना है 16:1। तो इट मस्ट बी ए मल्टीपल और सिंपल रेशियो, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अब स्टेटमेंट को पढ़ो और समझो इसको कि व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट कोई भी हम लोग कौन सा मान लिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे कार्बन का मास दोनों में क्या है फिक्स्ड है, थर्ड एलिमेंट लिया है। द मास रेशियो ऑफ बोथ एलिमेंट्स इज आइदर सेम और ए सिंपल रेशियो, या तो वो सेम होगा या तो क्या होगा सिंपल रेशियो होगा, आइदर सेम और बियर ए सिंपल रेशियो किसके साथ, विद द मास रेशियो ऑफ बोथ एलिमेंट्स। जो दोनों एलिमेंट्स का मास रेशियो है या तो उसके बराबर होगा या उसके मल्टीपल्स में होगा, है ना। रेशियो ऑफ बोथ एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड डायरेक्टली टू ईच अदर। जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये किसी एक फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन के साथ कंबाइन किया तब उसका मास रेशियो, और जब आपस में कंबाइन कर रहा है तब उसका मास रेशियो वो सेम होगा या उसी के होल नंबर के मल्टीपल्स में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर है ये। अब देखो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, लाइक पहला क्वेश्चन लिया है 1.8 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल bond in oxygen gave 3 ग्राम of its oxide। 1.8 ग्राम कोई मेटल को जलाया हमने और जिससे क्या मिल रहा है 3 ग्राम उसके ऑक्साइड का मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया। फिर बोल रहा है 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, फिर से मेटल को हम लोग हीट कर रहे हैं स्टीम के साथ, तो फिर से वही ऑक्साइड मिल रहा है, कितना मिल रहा है अपने को 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। सो दैट these results illustrate the law of constant proportion। इससे हमको ये समझाना है कि ये जो है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था कि जब भी कोई दो एलिमेंट्स आपस में मिल करके किसी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उनका जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा फिक्स्ड होगा। तो इसी चीज को हमको देखना है कि एक बार यहाँ ये मेटल का ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके हम लोग ऑक्साइड बनाए और दूसरा बार उसको स्टीम के साथ ट्रीट करके ऑक्साइड बना रहे हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड। लेकिन अगर इसमें मेटल और ऑक्सीजन का मास रेशियो अगर दोनों में सेम आएगा दैट मींस इट विल जस्टिफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम लोग कि पहले केस में जो मेटल है उसका कितना है 1.8 ग्राम, मेटल का जो ऑक्साइड है, मेटल का जो ऑक्साइड है वो कितना है वो है 3 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 माइनस 1.8 दैट मींस इट विल बी 1.2 ग्राम। दूसरे केस में मेटल कितना है
मेटल अगेन इज 1.5 ग्राम। मेटल ऑक्साइड कितना है, ये दे रखा है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट विल बी 2.5 माइनस 1.5 दैट इज 1 ग्राम। तो यहाँ पे देखो मेटल और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है, मेटल और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वो कितना है 1.8 अपॉन 1.2। तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग इसको काट सकते हैं कितने से, 3 से, तो ये 4 टाइम्स, ये कितना 6 टाइम्स, फिर काट सकते हैं 2 से 3 टाइम्स, मतलब ये आ गया 1.5। यहाँ पे देखो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 1, तो ये भी आ रहा है 1.5। तो यानी कि दोनों ही केस में जो मास रेशियो है वो क्या है, सेम है। दैट मीन्स इट जस्टिफाइज क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर होगा होपफुली। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क में दिया था, इसको हम लोग करते हैं। एक तो तुमको तरीका बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ जो टेबुलर फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान में भी रहता है इस तरीके से, तो इसको भी हम लोग सीखते हैं। इसमें अपने को क्या क्या दे रखा है, हम लोग टेबल बनाए तो पहले तो क्या क्या सेक्शन इसमें हम लोग यूज करते हैं। एक तो हम लोग एलिमेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट यूज किए हो। एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन या सिंबल बोल देते हैं, स्कूल में इस तरीके से बनाओगे तो टीचर बहुत खुश होते हैं। तो पहला अपने पास क्या है, तो कार्बन है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसको थोड़ा मैं अलग लिख देता हूं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिप्रेजेंटेशन सिंबल कार्बन का C, हाइड्रोजन का H एंड ऑक्सीजन का O। इसके बाद इनका जो परसेंटेज है, तो कार्बन का परसेंटेज इज 40.684 टाइप का कुछ दे रखा है, इसका 5.085 टाइप का कुछ दे रखा है, और इसका 54.228 टाइप का कुछ दे रखा है। तो इसको तुम जोड़ोगे तो ये लगभग कितना 100% आता है। थोड़ा बहुत डाटा देख सकते हो, बट ये आना कितना चाहिए, जोड़ के 100%। क्योंकि 100% नहीं होगा मतलब कुछ ना कुछ और यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये 100% आता है। ठीक है, अब जब हमको परसेंटेज पता है तो एक बात समझो कि अगर टोटल को मिलाकर के 100% है तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि सैंपल को मान लेते हैं कि 100 ग्राम है, तो ये परसेंटेज बेसिकली इनका वेट हो जाता है ग्राम में, कि सैंपल में इतना ग्राम ये है, इतना ग्राम ये है, इतना ग्राम ये है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इनका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट में क्या लिख लेंगे, एटॉमिक मास, क्योंकि वेट अपॉन जो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना। एटॉमिक मास में मतलब यहाँ क्या बोल सकते हो, यू कैन से इट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होगा, तो वेट को अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो अपने को मोल मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना 12, एटॉमिक नंबर इज 6। हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता नहीं, तो इसका मास भी कितना 1, एटॉमिक नंबर भी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका मास नंबर इज 16। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से मोल निकाल सकते हो। तो मोल कैसे निकलेगा, 40.684 ये हो गया वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे 5.085 अपॉन 1, तो ये तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे 54.228 डिवाइडेड बाय 16, तो ये वैल्यूज कितनी कितनी आ रही हैं, ये तो यही हो गया। बाकी को हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं ये रेशियो कितना कितना आ रहा है।
लाइक एक आ जाएगा तुम्हारा 40.684 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 3.39 के आसपास आ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं रफली ये कितना हो जाएगा 3.4। तुम लोग कैलकुलेशन में कैलकुलेटर यूज नहीं करना, प्रेफर करना खुद से करने का। ये हो गया इतना ही, और ये कितना हो जाएगा, इट इज 54.228। तो ये वैल्यू 54.228 अपॉन 16, तो ये भी 3.38 मतलब 3.4 के आसपास आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये सबका क्या निकल गया, मोल निकल गया। अब हमको सबका मोलर रेशियो चाहिए होगा ताकि किस प्रोपोर्शन में वो कंबाइन करेंगे। तो नेक्स्ट विल बी मोलर रेशियो। तो ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू होता था उससे डिवाइड करते, दोनों ही मिनिमम है। तो इस 3.4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ये भी कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे अगर 3.4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है 5.085 डिवाइडेड बाई 3.4, तो ये आ रहा है 1.495, राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5। तो इनका जो मोलर रेशियो है वो 1:1.5:1 है। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये होल नंबर में चाहिए, सिंपल रेशियो में, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री मतलब ये जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स जनरली हम लोग फ्रैक्शनल नहीं लेते हैं, होल नंबर्स में ही होता है। तो इसको हम लोग क्या करना होगा, एक मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान देना मिनिमम नंबर से, ताकि ये होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 होल नंबर्स में आ जाएगा। तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3:2। तो ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। तो यानी कि अपने पास जो कंपाउंड है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी C2H3 एंड O2। अब इंपेरिकल फॉर्मूला का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इट विल बी, कार्बन 2 है तो कितना 12 दूना 24, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो 4 3 7 और 2 9, 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 59। ठीक है, मास ऑफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपने को दे रखा है, तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 118 ग्राम। तो यहां से n निकाल सकते हो, तो 118/59 सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 2 आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, तो ये क्या हो जाएगा C2H3O2 2, तो ये हो जाएगा C4H6O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये टेबुलर फॉर्मेट को भी याद रखोगे, क्योंकि इससे आसानी से प्रोसीड कर सकते हो जब तुमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछे, या तुम वही काम हम लोग टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं।